कल वाला इंट्रोडक्शन आपने घर जाके पढ़ा होगा। आज बेटा आगे बढ़ते हैं और अब हम फ्लावर के मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। फिर उसके बाद पॉलिनेशन और फिर फर्टिलाइजेशन करवाएंगे। तो सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर बेटा एंड्रोशियम आता है, जिसकी एक यूनिट को आप स्टेमन के नाम से पुकारते हैं। कल बात हुई थी हमारी, कोरोला की यूनिट को आप पेटल कहते हैं, कैलिक्स की एक यूनिट को, एंड्रोशियम की एक यूनिट को और गाइनोशियम को कार्पेल या पिस्टिल के नाम से पुकारते हैं। ठीक बात है। अगर हम स्टेमन को देखते हैं तो स्टेमन यहां पर दो स्ट्रक्चर से मिलके बनता है बेटा। अपर एंथर है और लोअर फिलामेंट है। बीच में यहां ये वैस्कुलर टिश्यू यहां पर है, जिनको आप कनेक्टिव के नाम से पुकारते हैं। जो वैस्कुलर सप्लाई मतलब फूड और वाटर सप्लाई के लिए कनेक्टिव यहां पर है। जो एंड फिलामेंट का एंथर के साथ में अटैच होता है, उसको आप डिस्टल एंड के नाम से पुकारते हैं। और जो थैलेमस से जुड़ा होता है, उसे प्रॉक्सिमल एंड के नाम से पुकारते हैं। सीधी बात है। P मतलब पास, D मतलब दूर। जो थैलेमस के पास है वो प्रॉक्सिमल है और जो उससे दूर है वो डिस्टल। सही है। तो यहां P का मीनिंग पास से लेना है और D का मीनिंग दूर से लेना है। अपने आप ही याद रहेगा। यहां नॉर्मली फ्लावर्स के अंदर फ्लावर के अंदर प्रॉक्सिमल एंड थैलेमस से अटैच होता है, लेकिन कुछ जगह पर कुछ फ्लावर में ये पेटल से अटैच होता है। बात समझ में आ रही है? इस तरह की कंडीशन जहां पर कि ये पेटल के साथ अटैच हो जाता है, उसे एपिपिटलस कंडीशन के नाम से पुकारते हैं। जहां पर C मतलब कोरोला और A मतलब एंड्रोशियम, जिसको आप फ्लोरल फॉर्मूला में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब यहां एंड्रोशियम कोरोला के साथ अटैच हो रहा है, तो इसको आप एपिपेटलस कंडीशन कहते हैं। और ये आपको बेटा सोलेनेसी फैमिली के अंदर दिखती है। तो यहां proximal end attached to thalamus and proximal end attached to petal। तो ये दोनों ही कंडीशन आपके सामने हो सकती है। यहां पर आप इस बात को मेंशन कर सकते हैं, लिख सकते हैं।
attach with thalamus. With pattern. ठीक बात बेटा. थैलेमस, जिसको कल हमने मॉडिफाइड स्टेम के नाम से कहा था, जहां पर नेक्टर फिलअप होता है, नेक्टर भरा रहता है. नेक्टर शुगर सॉल्यूशन है. जो इंसेक्ट पॉलिनेटिंग फ्लावर होते हैं, वहां पर जब इंसेक्ट आते हैं तो उनको नेक्टर ऑफर किया जाता है. पेज पलट दूं. डायग्राम में टाइम लगता है. तो फिलामेंट वो लॉन्ग स्ट्रक्चर है जो एंथर को हवा में लेके आ जाती है. एंथर का अगर हम टीएस लेते हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन, जल्दी बेटा. कुछ छात्राएं धीमी रफ्तार से चल रही हैं. छात्र भी हैं कुछ. बहुत गजब. एपिपिटलस कंडीशन उसे कहते हैं जहां फिलामेंट पेटल के साथ अटैच होता है. देखो ना आप डायग्राम में, पेटल के साथ हमने उसको अटैच करवा दिया है. ठीक बेटा, आगे बढ़ते हैं. अगर हम एंथर का ट्रांसवर्स सेक्शन लेते हैं तो ये टेट्रागोनल स्ट्रक्चर होता है बेटा. टेट्रागोनल स्ट्रक्चर होता है. और यहां पर इमेज बनाना, ये स्ट्रक्चर पूरा ऐसे डीप तक गया हुआ और बाहर ऐसे, समझ पा रहे हो क्या? ये एक ही जगह है कि डीप जा रहा है ऐसा होल, समझ पा रहे हैं ना आप? तो यहाँ आपने टीएस लिया है एक जगह से, टीएस लिया है, चाहे यहां से लो, चाहे यहां से लो, चाहे यहां से लो, कहीं से भी टीएस लो ऐसा ही दिखेगा. तो यहाँ पर ये टीएस ऑफ एंथर अगर आप देखते हैं तो बच्चों ये
टेट्रागोनल आपको नजर आता है, 4 साइड दिख रही है इसकी। इसके अंदर ये जो सर्कुलर होल जो दिख रहे हैं, ये यहां पर माइक्रोस्पोरेंजिया कहलाते हैं, जो आगे डेवलप करके पॉलन ग्रेन बनाएंगे तो इन्हें आप पॉलन सेक के नाम से भी पुकारेंगे, पॉलन ग्रेन इसी में बनेंगे। माइक्रोस्पोरेंजिया, पॉलन सेक, मतलब शुरुआत में वो माइक्रोस्पोरेंजिया है जो मैच्योर होकर पॉलन सेक बनती है। दोनों को सिनोनिमस भी यूज करो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और माइक्रोस्पोरेंजिया आप लोगों को यहां पर नियरली सर्कुलर फॉर्म में ही नजर आ रही है, आप देख सकते हैं। बच्चों यहां पर आपको ये ग्रू दिख रही है, ये ग्रू स्टोमियम के नाम से पुकारी जाती है। किस नाम से पुकारेंगे? स्टोमियम कहते हैं। यहां ये ग्रू पूरा लॉन्ग दिख रही है। 4 पेन देना बेटा, 3 हुए हैं, बड़ा एक जैसे दे दो। आपको ये इमेज बन जानी चाहिए, एक और दो, कोई सा दे दे। ये इमेज बन जानी चाहिए बेटा आपको कि ये 4 पेन मैंने यहाँ पर इस तरह से आपको बताए हैं, तो ये चारों आपको यहाँ माइक्रोस्पोरेंजिया दिख रही है। लेकिन लॉन्गिट्यूडनल पूरा एक तरफ ग्रू नजर आ रहा है ना आपको, ये अगर पेन को ऐसे जोड़ूंगा तो यहाँ एक ग्रू दिखेगा पूरा, ये ग्रू क्या दिख रहा है? स्टोमियम। तो ये लॉन्गिट्यूडनल पूरा लॉन्ग ग्रू की फॉर्म में ही आपको नजर आएगा। और यहाँ पर जो स्टोमियम होता है, इसी स्टोमियम पे मैंने कह दिया कि ये लॉन्गिट्यूडनल ग्रू है, और यहीं से आगे चलकर ये वाला जो यहां पर एंथर है, इसका जो लॉन्गिट्यूडनल ग्रू है, यहीं से डेहिसेंस होगा। डेहिसेंस का मतलब टूटेगा, यहीं से फटेगा, यहीं से टूटेगा। इसलिए इसको आप यहां पर लाइन ऑफ डेहिसेंस के नाम से भी पुकारते हैं। अगर कभी ये शब्द, ये टर्म मिलती है तो आपको यहां पर ये ध्यान रखना है कि इसको लाइन ऑफ डेहिसेंस भी कहा जाता है। जो लॉन्गिट्यूडनल है मतलब लॉन्ग पूरी आई हुई इस तरह की ग्रू होती है। तो स्टोमियम क्या है, बात समझ में आ गई आपको? यहां पर यहां इसके अंदर स्पोरोजीनस टिश्यू होता है। स्पोरोजीनस का मतलब जो स्पोर बनाएगा, यही स्पोरोजीनस टिश्यू आगे चलकर माइक्रोस्पोर मदर सेल में कन्वर्ट होगा, जिन्हें आप पोलन मदर सेल के नाम से भी पुकारेंगे। ठीक बात है। अब इधर बोर्ड पे देखें सब बच्चे, इसी पोलन सेक को, इसी माइक्रोस्पोरेंजिया को थीका भी कहा जाता है। क्या कहते बेटा? थीका। तो इधर देखिएगा, क्या एंथर बाइलॉब्ड होता है? 2 लोब है, हर एक लोब में 2 थीका है। पूरे एंथर में कितनी स्पोरेंजिया है? 4। तो क्या मैं इसको बाइलॉब्ड, डाइथीकस, टेट्रास्पोरेंजिएट कह दूं? बच्चों एक बात ध्यान दीजिए, पहले जब क्लासिकल बॉटनी चलती थी तब उस टाइम पर हम लॉब को थीका कहते थे कि ये डाइथीकस मतलब बाइलॉब्ड। लेकिन अब एनसीईआरटी ने ये बदल दिया है। एनसीईआरटी ने यहां लॉब को थीका नहीं कहा, एनसीईआरटी ने पोलन सेक को थीका कहा है, माइक्रोस्पोरेंजिया को थीका कहा है। बच्चों यहां पर आप याद रखेंगे कि आपने कहा कि ये डाइथीकस है, मतलब ईच लॉब कंटेंट 2 थीका, ये मीनिंग है डाइथीकस का। हर एक लॉब में 2 थीका होती है, उसको डाइथीकस कहा जाता है। वैसे देखा जाए तो टोटल एंथर में पूरे में तो 4 थीका है, 4 थीका दिख रही है, लेकिन इसको आप डाइथीकस कह रहे हैं। डाइथीकस का मीनिंग क्या लोगे? ईच लॉब कंटेन 2 थीका।
अरे समझ पा रहे हैं आप? तो यहाँ पर अगर अब इसको आप प्रॉपर यहाँ पर कहेंगे तो मैं अब इसको इस तरह से लिखूंगा कि ये यहाँ बाइलॉब्ड होता है, डाइथिकस होता है और टेट्रास्पोरेंजिएट होता है। और जो हमारा कंफ्यूजन आता है वो डाइथिकस में ही आता है। तो यहाँ पर इसको मैं मेंशन कर देता हूं, ईच लॉब कंटेन टू थीका। इसको डाइथिकस कहते हैं। और थीका क्या है, बात समझ में आ रही है? तो यहाँ बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं लेना है। आपको यहाँ पर ये कहना है कि यहाँ बाइलॉब्ड कोई चक्कर ही नहीं, डाइथिकस मतलब ईच लॉब कंटेन टू थीका, और टेट्रास्पोरेंजिएट क्योंकि 4 स्पोरेंजिया। अरे सही है। स्पोरेंजिया, स्पोरेंजियम, ये जियम और जिया, जियम तो सिंगल के लिए कहते हैं और जिया प्लूरल के लिए कहते हैं। बैक्टीरियम एक बैक्टीरिया प्लूरल, समझ पा रहे हैं आप? तो यहाँ चारों को मैं स्पोरेंजिया कह रहा हूं, ठीक बात है। लेकिन अगर मैं मालवेसी फैमिली में जाता हूं तो मालवेसी फैमिली का जो एंथर होता है, एक मिनट वापस आता हूं भैया। अगर बेटा आप मालवेसी फैमिली पे जाते हैं तो यहां पर ये फैमिली अब जुड़ चुकी है आपके सिलेबस में भाई। मालवेसी फैमिली अब आपके सिलेबस में आ चुकी है। पहले तो आप 3 या 4 फैमिलीज ही पढ़ा करते थे। क्रूसीफेरी का फ्लोरल फॉर्मूला गिवन था उधर, और साथ के साथ लेग्यूमिनेसी, सोलेनेसी और लिलिएसी, यही आप पढ़ते थे। लेकिन अब मालवेसी भी आपके बीच है बेटा। मालवेसी फैमिली में कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है सब। लेकिन हमारी सोच, पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत जरूरी है। सोचने का तरीका यही रखो, सब आसान है। लेकिन उसके लिए पढ़ना भी पड़ता है, कहने से नहीं होता भाई। आप रोज कहते रहो दिन भर आसान है, उससे थोड़ी होगा, पढ़ना भी पड़ेगा। मालवेसी फैमिली में जो एंथर होते हैं वो किडनी या बीन शेप होते हैं। ये किडनी या बीन शेप होते हैं बेटा, ठीक बात है। और ये यहां पर आप देख सकते हैं कि मैं इनको मोनोथिकस, ये देखो एक ही थीका है ईच लोब में। अगर 2 लोब भी कह दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी मोनोथिकस ही कहूंगा मैं तो, क्योंकि ईच लोब कंटेन 1 थीका, तो मोनोथिकस। और बाइस्पोरेंजिएट, बाइस्पोरेंजिएट क्यों कहा? क्योंकि 2 स्पोरेंजिया है। तो बेटा यहाँ पर मालवेसी फैमिली का जो एंथर होता है वो किडनी या बीन शेप होता है, और यहाँ पर हर एक लॉब में 1 थीका होती है, तो इसको आप मोनोथिकस। और 2 लॉब में 2 थीका है, मतलब वो स्पोरेंजिया है, तो बाइस्पोरेंजिएट। अरे कंफ्यूजन तो नहीं है भाई? तो हर एक लॉब में कितनी थीका, उसकी बेसिस पे कहना है बेटा कि ये डाइथिकस है कि मोनोथिकस है। तुरंत चेप है। टेट्रागोनल शेप है इसका, आप देख सकते हो 4 कोने दिख रहे हैं इसके आपको। इसको टेट्रागोनल कहा जाता है। ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एंथर, मुझे जल्दी बताइए, एंजियोस्पर्म की प्लांट बॉडी एन होती है कि 2n? तो फिलामेंट की जो सेल्स है वो n है कि 2n?
एंथर की सेल एन है कि 2 है। स्पोरोजेनस टिश्यू, अरे यहाँ माइक्रोस्पोर मदर सेल भी। गजब। लाइन ऑफ डेइसेंस का मीनिंग है बेटा कि एंथर में जो स्ट्रोमियम है, जो ये ग्रू है, ये ग्रू पूरा ऐसे पूरा नीचे तक पूरा ऐसे लंबा गया हुआ है ना यार, तो उसी लाइन से तो टूटेगा, उसी लाइन से। यहां पर मान लीजिए ग्रू ऐसे दिख रही है, तो यहीं से तो टूटेगा। और ऐसे ये लॉन्गिट्यूडनल दिख रहा है ना पूरा लंबा आपको, तो ये इसको लाइन ऑफ डेइसेंस कहा जाएगा। इमेज बन रही है बेटा? आगे बढ़ो। ओहो। चलिए तो फिर इसकी एंथर की स्ट्रक्चर देखते हैं, डिटेल स्ट्रक्चर देखते हैं। जल्दी नोट कर लीजिए। चाइना रोज, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। हो गया बेटा? आगे बढ़ जाते हैं। बढ़ना ही है बेटा, रुकना नहीं है। अरे यार ये क्या है, बीच में टोकने वाले बैठे रहते हैं। आ जाइए। अब हम स्ट्रक्चर ऑफ एंथर की बातें कर रहे हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एंथर।
आपके पास भी ये सुविधा है? बिल्कुल बेटा। अरे बेटा बहुत बढ़िया। बंटवाएंगे बेटा, बंटवाएंगे। आईपैड बंटवा दीजिए, बालक कह रहा है। और बोर्ड पे देखिए। अगर हम एंथर के स्ट्रक्चर को देखते हैं तो इसके पास 4 डिफरेंट वॉल लेयर नजर आती है। सबसे बाहर वाली लेयर, बात ही नहीं बेटा, सबसे बाहर वाली लेयर जिसे आप एपिडर्मिस के नाम से पुकारते हैं, जो कि सिंगल लेयर्ड स्ट्रक्चर है। उसके बाद वाली लेयर एंडोथीशियम कहलाती है। ये भी सिंगल लेयर स्ट्रक्चर है। ये 2 लाइन पास पास एक लेयर, 2 लाइन पास पास एक लेयर, अब गैप आ गया। तो अब जो स्ट्रक्चर है वो सिंगल लेयर है या मल्टी लेयर है? तो इसे आप मिडिल लेयर के नाम से पुकारेंगे, जो कि 1 2 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर होती है बेटा। ठीक बात है। और अब यहां पर जो सबसे लास्ट में जो लेयर बनती है उसे आप टैपिटम कहते हैं। टैपिटम, मुझे जल्दी बताइए, सिंगल या मल्टी? सिंगल, सिंगल। दे एक ही दिख रही ना यार, मल्टी कहां दिख रही है? अंदर तो टिश्यू भरा हुआ है जो स्पोरोजिनस टिश्यू है। अभी बताया तो था आपको मैंने, स्पोरोजिनस टिश्यू भरा हुआ है। समझ पा रहे हैं? तो यहां पर ये आपने कह दिया कि इसके पास में ये 4 डिफरेंट वॉल लेयर्स होती है। एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर और टैपिटम। ठीक बेटा। यहां ये बीच में ये देखो आप, कनेक्टिव, ये पूरी लाइन चलती आ रही है, ये कनेक्टिव की, समझ रहे हैं आप? अंदर की तरफ स्पोरोजिनस टिश्यू। हाँ, दोनों लोब के बीच में, और एक लोब में 2 थीका।
ये एक तरफ का लोब, ये दूसरी तरफ का लोब, इनके बीच में आगे बढ़े। ये तो आउटलाइन डायग्राम है, एनसीईआरटी बेस्ड डायग्राम है, ध्यान रखेंगे। अब इसी का थोड़ा सेलुलर फॉर्म देखते हैं। मतलब मैं आपको जो नेक्स्ट डायग्राम बनाऊंगा उसमें इसे यहां से काट के बताऊंगा, इधर इधर, समझ रहे हो आप? ऐसे काट के अलग से एक तरफ का देख लेते हैं, वही चारों में होगा। तो 4 डिफरेंट वॉल लेयर यहां है। एपिडर्मिस जो प्रोटेक्टिव नेचर की होती है, प्रोटेक्शन कर रही है। एंडोथीशियम, मिडल लेयर, टैपिटम, इनके बारे में भी डिटेल से बात कर ही रहे हैं हम सबके लिए। एंडोथीशियम फाइब्रस लेयर होती है बेटा। फाइब्रस क्यों होती है अभी समझते हैं हम। तो अगले पत्ते पे बढ़ रहे हैं।
बहुत बढ़िया। दिख पा रही है सेल्स? कहाँ का डायग्राम लिया हमने, समझ पा रहे हैं आप? ये इमेज बन रही बेटा इस तरह से, ये स्टोमियम वाला रीजन है। ठीक है, अब पहले बोर्ड पे देख लो, अभी चेपना मतलब नोट करना। सबसे बाहर एपिडर्मिस, जो कि सिंगल लेयर है, जो कि प्रोटेक्टिव है नेचर में। ठीक बात है। प्लॉइडी बोलिए, एन या 2n? वेरी गुड। दूसरा आता है बेटा यहां पर एंडोथीशियम, सिंगल या बाइलेयर? सिंगल लेयर, लेकिन इसको फाइब्रस लेयर कहा जाता है, क्योंकि इसके ऊपर अल्फा सेलुलोज के फाइबर हुआ करते हैं। कैसे, आओ देखते हैं। इसी एंडोथीशियम को अगर हम देखते हैं तो ये रही एंडोथीशियम। इसी की बेटा मैंने 4 से 5 सेल यहां बना दी, एंडोथीशियम। और इसके पास ये रेडियली इलोंगेटेड हो जाती है, रेडियली इलोंगेटेड सेल्स एंडोथीशियम की आपके पास है। और इन सेल्स पे आपको यहां इस तरह के फाइबर आपको नजर आ रहे हैं। कोई भी कलर ले लेते हैं हम। ये देखिए आप, ये वाले फाइबर्स जो इनर टेंजेंशियल वॉल्स पे तो है ही, रेडियल वॉल्स पे भी होते हैं। और ये फाइबर अल्फा सेलुलोज के फाइबर होते हैं बेटा, अल्फा सेलुलोज। और अल्फा सेलुलोज फाइबर जो यहां पर है, ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है। हाइग्रोस्कोपिक का मीनिंग जानते हैं क्या? वाटर लविंग, मतलब कि पानी को एब्जॉर्ब करके रखता है, एक तरह का हाइड्रोफिलिक है। हाइग्रोस्कोपिक मतलब पानी को एब्जॉर्ब करके रखता है। इसके साथ साथ ये तो होते ही है, साथ साथ इसकी रेडियल वॉल पे आपको कुछ बैंड्स भी नजर आते हैं, जिनको कैलोस बैंड कहते हैं बेटा। मैंने डायग्राम में पूरा सेपरेट करके बनाया है, किस वॉल पर क्या दिख रहा है। ये यहाँ जो रेडियल वॉल है उनके ऊपर आपको बैंड भी दिख रहे हैं। और ये बैंड कौन से बैंड है? कैलोस बैंड। कैलोस क्या होता है? पॉलीमर ऑफ बीटा 1,3 ग्लूकेन, ये कैलोस होता है बेटा। तो इसकी वजह से यहां कैलोस बैंड भी है, यहां अल्फा सेलुलोज के फाइबर भी हैं। और जब अल्फा सेलुलोज के फाइबर होंगे, कैलोस बैंड होंगे, तो ये लेयर यहां पर रिजिड हो जाती है। ये यहां पर कंपैरेटिव रिजिड लेयर बन जाती है। ये फाइबर आपको दिख रहे हैं, मैं डायरेक्ट इस तरह से बना रहा हूं क्योंकि डिटेल मैंने वहां बना दिया है।
लेकिन बच्चों ध्यान रखना, इस तरह के फाइबर आपको स्टोमियम रीजन में नजर नहीं आएंगे। न वहां कैलोस बैंड होते हैं, न वहां पर आपको अल्फा सेलुलोज के फाइबर दिखते हैं। यहां अगर आप देखते हैं तो ये जो स्टोमियम रीजन होता है, स्टोमियम में दोनों ही चीजें एब्सेंट होती है। यहाँ न फाइबर है न कैलोस बैंड है। इसका मतलब स्टोमियम की जो एंडोथीशियम की वॉल से वो कंपैरेटिव थिन होती है बेटा, क्योंकि वहां तो फाइबर की वजह से थिक हो चुकी है, तो यहाँ की एंडोथीशियम वॉल कैसी होती है? थिन होती है। ठीक। जब यहाँ हाइग्रोस्कोपिक नेचर की है तो इन्होंने यहाँ पर मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर रखा है, लेकिन जैसे ही पॉलन ग्रेन्स मैच्योर हो जाते हैं और जब इसके ऊपर यहाँ पर सनलाइट गिरती है, तो सनलाइट के गिरने से यहाँ पर वाटर वेपराइज होकर बाहर जा रहा है। मुझे बताइए, क्या एंडोथीशियम की इस आउटर वॉल में क्या कोई फाइबर है? नहीं है। यहां पर क्या उतना वाटर होगा जितना अंदर वाली वॉल में है? इसका मतलब पहले ड्राई बाहर वाली वॉल होगी, और जैसे ही बाहर वाली वॉल ड्राई होने लग जाती है, वैसे ही बेटा ये वॉल इस तरह से खिंचाऊ कॉनकेव होने लग जाती है। ये वाली वॉल, ये वाली, यहां पर इमेज बनाइएगा, ये कॉनकेव हो रही है, ये कॉनकेव हो रही है। यहाँ पर उससे सबसे पहले लॉस हो रहा है पानी का, और वो कॉनकेव होने लग जाती है, और कॉनकेव होने की वजह से आप बच्चे देख सकते हैं कि यहाँ पर भारी खिंचाव आने लग जाता है। क्योंकि मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक पहले ये 15 सेंटीमीटर का था, लेकिन अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 7-8 सेंटीमीटर का रह गया। तो अब इधर जब ऐसे सिकुड़ने लगेगा इधर से, तो यहाँ की तरफ सबसे ज्यादा खिंचाव डेवलप होगा, क्योंकि उसके तो अंदर भी ना फाइबर है न बाहर कुछ है। तो सबसे ज्यादा खिंचाव कौन सी जगह पर फील होगा, और वहीं से एकदम एंथर टूट जाएगा। तो एंडोथीशियम क्या कर रही है, बात समझ में आ रही है आपको? ये चीज सब बच्चों को क्लियर हुई, इमेज बनी, मैंने क्या बताया आपको यहाँ पर? बच्चों, जैसे ही सनलाइट गिरती है तो अंदर की वॉल्स के ऊपर तो हाइग्रोस्कोपिक नेचर की है। हाइग्रोस्कोपिक होने की वजह से वहां पानी ज्यादा है, लेकिन पानी कहाँ कम है? बाहर। तो पहले ड्राई आउटर वॉल्स होंगी, और आउटर वॉल्स ड्राई होते ही जैसे उनसे पानी जाएगा, वैसे ही वो कॉनकेव होना शुरू हो जाती है। और कॉनकेव अगर होगी तो स्पेशल फोर्स डेवलप होने लग जाता है, एक खिंचाव डेवलप होने लग जाता है। अरे, यहाँ इधर मोटी रस्सी, इधर मोटी रस्सी, बीच में बारीक है, पतली है, और दोनों मोटी रस्सियों को खींच रहे हो तो वही टूटेगा जो पतला है। तो यहाँ पर ये स्टोमियम यहाँ से ब्रेक हो जाता है, यहाँ से टूट जाता है, और एंथर इस तरह से खुल जाएगा और पोलन ग्रेन्स निकल के बाहर आ जाएंगे। तो बेटा यहाँ क्या एंडोथीशियम का फंक्शन डेहिसेंस ऑफ एंथर में है? तो यहाँ पर इसको आप डेहिसेंस ऑफ एंथर में भी इसका फंक्शन देख रहे हैं। ठीक बेटा, आगे बढ़ू? अरे इसमें इसमें अभी इसी में चल, आगे की तरफ आपको ये जो मैंने येलो बनाई है, ये वाली लेयर, मिडिल लेयर आपको यहां पर दिख रही है। मिडिल लेयर है जो 1 2 3 होती है, मैंने यहां 2 लेयर बना दी है। यहां पर ये पैरेन्काइमा सेल्स होती है, और जब मिडिल लेयर पैरेन्काइमा सेल्स यहां पर होगी, तो क्या पैरेन्काइमा के अंदर फूड स्टोर है? तो इस फूड को, इस पैरेन्काइमा के फूड को टैपिटम अपने अंदर खींचती है और अंदर डालती है। जहां पर पॉलन ग्रेन मैच्योर होंगे उनके लिए फूड टैपिटम दे रही है, लेकिन कहां से खींच कर दे रही है? मिडिल लेयर से फूड लिया, और अंदर इस माइक्रोस्पोरेंजिया जहां का स्पोरोजीनस टिश्यू डेवलप है, वो आगे चलकर जो
पॉलन ग्रेन बनाएंगे उनके पास में ये फूड पहुंचाया जा रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो बेचारे पैरेन्काइमा से, मिडिल लेयर से जब फूड ले लिया जाएगा तो फिर वो नहीं बच पाएंगे, डीजनरेट हो जाएंगे। तभी तो आपने कहा कि मिडिल लेयर एफीमेरल नेचर की होती है। मैं अलग से लिख देता हूं, मिडिल लेयर एफीमेरल नेचर की होती है। एफीमेरल का मतलब होता है शॉर्ट लीव्ड, शॉर्ट लीव्ड होती है। समझ पा रहे हैं आप? और टैपिटम खुद भी न्यूट्रिशन दे रही है और मिडिल लेयर से खींच के भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही है। और मिडिल लेयर का न्यूट्रिशन जब इसे दे दिया जाएगा तो फिर वो डीजनरेट हो जाएगी, मतलब मिडिल लेयर खत्म। अब आती है आगे की सेल्स, जो कि यहाँ पर टैपिटम सेल्स है। और जो टैपिटम सेल है वो यहाँ पर सिंगल लेयर होती है। बच्चों, इसकी प्लॉइडी, एंडोथीशियम की प्लॉइडी क्या बताऊंगा, मिडिल लेयर की प्लॉइडी क्या बताऊंगा, लेकिन मैं टैपिटम की प्लॉइडी अभी मेंशन नहीं करूंगा, क्योंकि टैपिटम की प्लॉइडी 2n और 4n भी हो सकती है। यहाँ पर टैपिटम के बारे में अगर आप देखते हैं, आओ पहले फिर अभी आते हैं उसी पत्ते पे, पहले एक साथ समझ ले तो ठीक रहेगा, वरना फिर वो ब्रेक हो जाता है। अगर हम टैपिटम की सेल्स को देखते हैं तो टैपिटम शुरुआत में ये यूनिन्यूक्लिएटेड है, डिप्लॉइड है, कोई चक्कर ही नहीं है, यहां पर 2n है। लेकिन टैपिटम की सेल न्यूक्लियर डिवीजन करती है, टैपिटम की सेल न्यूक्लियर डिवीजन करती है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन नहीं, न्यूक्लियर डिवीजन। क्या आप बच्चे फ्री न्यूक्लियर डिवीजन और न्यूक्लियर डिवीजन में डिफरेंस जानते हैं? बच्चों, जब फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है तो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन में लास्ट में जाकर साइटोकाइनेसिस भी होता है, सेल्स बनती है। लेकिन यहां केवल क्या हो रहा है, न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है। और न्यूक्लियर डिवीजन से यहां पर आप बच्चे देख सकते हैं कि ये सेल्स यहां पर यूनि के बाद में बाई न्यूक्लिएटेड हो रही है, बाई न्यूक्लिएटेड, और आगे चलकर फिर न्यूक्लियर डिवीजन करे तो ये यहां पर मल्टी न्यूक्लिएटेड भी हो जाएगी। तो टैपिटम की सेल्स यूनिन्यूक्लिएटेड भी होती है, बाइन्यूक्लिएटेड भी होती है और मल्टी न्यूक्लिएटेड भी होती है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि टैपिटम का बाई या मल्टी न्यूक्लिएटेड होने का कारण क्या है, तो आपका आंसर क्या होगा, न्यूक्लियर डिवीजन, न्यूक्लियर डिवीजन। ठीक है, तो यहाँ की सेल्स बाई और मल्टी न्यूक्लिएटेड फॉर्म में होगी। आप देख सकते हैं मैंने जब टैपिटम की सेल बनाई है तो उसके अंदर डॉट बहुत सारे लगाए हैं, इसका मतलब कि वो यहाँ पर मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स यहाँ पर आपको दिख रही है। बच्चों, इसके साथ साथ ये यहाँ पर टैपिटम एंडोमाइटोसिस भी करती है। एंडोमाइटोसिस का मीनिंग है जहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर बाहर की मेम्ब्रेन नहीं हटती, उसके बिना, विदाउट डिसअपियरिंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अंदर पूरा माइटोसिस होता है। जनरल माइटोसिस में तो क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोफेज डिसअपियर हो रही है और फिर बाकी की मेटाफेज, एनाफेज जो भी चल रहा है सब चलता है। लेकिन बेटा यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर नहीं, अंदर ही डिवीजन शुरू हो जाते हैं, माइटोसिस हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये न्यूक्लियस अभी कैसे थे, 2n, अंदर ही अगर वो यहाँ पर एंडोमाइटोसिस कर लेंगे तो एंडोमाइटोसिस करने से क्या उनकी प्लॉइडी बढ़ जाएगी? अरे नंबर ऑफ क्रोमोसोम बढ़ जाएंगे ना यार अंदर ही। अगर ऐसा होगा तो ये यहाँ पर 2n से क्या हो गए हैं, 4n। इसका मतलब कि ये सेल यहाँ पर पॉलीप्लॉइड भी है, पॉलीप्लॉइड भी हो जाती है। और इनफैक्ट इस सेल के अंदर यहाँ पर पॉलीटीनी भी होती है। पॉलीटीनी जानते हैं आप? जनरल क्रोमोसोम को अगर आप देखते हैं तो उसके पास में इस तरह से 2 क्रोमेटिड्स आपको दिखती है, लेकिन इसके पास में यहाँ पर क्रोमेटिड के नंबर
बढ़ जाते हैं और क्रोमेटिड के नंबर बढ़ जाने को आप किस नाम से पुकारते हैं? इसका मतलब इसके पास में नंबर ऑफ न्यूक्लियस ज्यादा, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम का नंबर ज्यादा, क्रोमोसोम भी पॉलिटिनी में चले गए, क्रोमेटिड का नंबर भी ज्यादा, तो नंबर ऑफ जीन ज्यादा। अरे बहुत काम करना है इस सेल को, इसको न्यूट्रिशन देना है, और भी बहुत सारे काम है टैपिटम के, तो इसलिए इसके पास में नंबर ऑफ जीन नॉर्मल सेल से ज्यादा हो जाते हैं। अरे नेचर ने टैपिटम सेल में पहले न्यूक्लियर डिवीजन कराया, न्यूक्लियर डिवीजन के साथ एंडोमाइटोसिस कराया, एंडोमाइटोसिस के साथ क्रोमेटिड का नंबर बढ़वाया। अगर ऐसा किया तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीन ज्यादा हो जाएंगे, और जब नंबर ऑफ जीन ज्यादा है तो इसके फंक्शन भी ज्यादा हो जाएंगे। तो बच्चों यहाँ पर आप समझ जाइए कि यहाँ इसीलिए मैंने बेटा इस डायग्राम में आपको टैपिटम की प्लॉइडी मेंशन नहीं की है, क्योंकि ये पॉलीप्लॉइड यहाँ पर होती है। शुरुआत में डिप्लॉइड बनती है लेकिन बाद में ये पॉलीप्लॉइड हो जाती है। क्यों हो जाती है मैंने समझाया, न्यूक्लियस का नंबर भी इसके पास में ज्यादा है, तो ये भी मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया है। ठीक है, एनसीईआरटी कह रही है कि आउटर जो 3 लेयर्स होती है, टैपिटम तो न्यूट्रिटिव लेयर है, आउटर 3 लेयर्स प्रोटेक्शन और डेहिसेंस में हेल्प करती है। एक्चुअली एनसीईआरटी ने 2 फंक्शन एक साथ लिख के दे दिए हैं। डेहिसेंस में तो सबसे बड़ा रोल किसका आएगा? एंडोथीशियम का ही आएगा। तो एनसीईआरटी पढ़ते समय इस लाइन पर वो फोकस कीजिएगा। उन्होंने कहा कि प्रोटेक्शन और डेहिसेंस दोनों एक साथ लिख दिया, लेकिन वो 2 फंक्शन को एक साथ लिखा है। प्रॉपर अगर स्पेशल मैं डेहिसेंस की बात करूंगा तो कहां से होगा? एंडोथीशियम से होगा बेटा, ये ध्यान रखें। एफीमेरल का मतलब मैंने आगे लिखा, शॉर्ट लिव्ड, जल्दी मर जाती है, क्योंकि टैपिटम उसका फूड लेके अंदर डाल देती है। ठीक है, और फाइनली टैपिटम भी न्यूट्रिशन देकर डीजनरेट हो जाएगी फाइनली। तो जल्दी से मुझे बताइए, मैच्योर एंथर के अंदर कितनी वॉल लेयर्स होंगी? मैच्योर दो, दो, दो कौन कौन सी होगी? एपिडर्मिस और एंडोथीशियम। एंडोथीशियम तो सिर्फ स्ट्रोमियम से टूटेगी बेटा। तो मैच्योर एंथर में हाउ मेनी वॉल लेयर्स आर प्रेजेंट? 2। कौन सी 2? ठीक है, ठीक है। अगर शुरुआत में अगर एंथर डेवलप हो रहा है तो कितनी वॉल लेयर होती है? 4। 4 कौन कौन सी? आंसर करो। एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर और टैपेटम। सबकी प्लॉइडी, सबका वॉल कितना कितना लेयर है, ये सब बातें समझ में आ रही है आपको? यहाँ स्पोरोजेनस टिश्यू अंदर की तरफ है, और ये स्पोरोजेनस टिश्यू आगे चलकर क्या बनाने वाले हैं? स्पोर, माइक्रोस्पोर मदर सेल, जिसे पॉलन मदर सेल भी कहेंगे, जो यहाँ एमएमसी मतलब माइक्रोस्पोर से, इसलिए मैंने स्पेशली इसके आगे पॉलन लिख दिया, क्योंकि एमएमसी हम मेगा स्पोर मदर सेल को भी कहते हैं। इसको पीएमसी मैंने इसलिए साथ में लिख दिया क्योंकि पॉलन मदर सेल्स बनेंगी। तो अब फंक्शन ऑफ टैपिटम देख लेते हैं। आप लोग ये जब बायोमोलिक्यूल पढ़ेंगे तो वहां पर सर बताएंगे। बीटा 1,3 ग्लूकेन एक तरह का कार्बोहाइड्रेट ही है बेटा, तो ग्लूकेन है ना, तो ये यहाँ पर पॉलीमर ऑफ बीटा 1,3 ग्लूकेन होते हैं, और कैलोस बैंड इसको थिक बना देते हैं। ये तो पता रखना पड़ेगा यार। हाँ हाँ, तभी तो आप समझ पाओगे कि इसका फंक्शन कैसे चल रहा है। वो तो है ही, लेकिन बेटा मैकेनिज्म भी समझने के लिए, अगर आपको मैकेनिज्म अगर लंबे समय तक याद रखनी है तो ये चीजें जरूरी है।
आगे बढ़ जाऊं पेज पे। हाँ, उसका नाम रिजिडिटी देना। बाइल बोलो, क्या दिक्कत है? इसकी ईएलपी मिली क्या आपको? आज ही दिलवा। अभी तक तो नहीं है सूचना मेरे पास ऐसी। एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में। अगर क्वेश्चन गलत होता है तो उसके दो ही कारण है, या तो मैंने नहीं पढ़ाया या आपने नहीं पढ़ा। मैंने नहीं पढ़ाया ये मैं होने नहीं दूंगा। तो बस फिर गलत नहीं होगा बेटा। आएगा वो, आगे आगे डेवलप कराएंगे उसको, चिंता मत करो, सब आएगा। एंडोस्पर्म डेवलप करवाएंगे हम, न्यूक्लियर सेलुलर सभी करेंगे। पहले सीक्वेंस से चलते जाइए, अगले पत्ते पे चलते हैं। ये वाला डायग्राम कहां से लिया है समझ पा रहे ना आप? हमने इस वाले डायग्राम को ये ऐसे कट करके लिया है, यही वाला है बेटा। पॉलीटीनी सेलिवरी ग्लैंड ऑफ ड्रोसोफिला वहां के क्रोमोसोम में भी होती है, लेकिन आप तो बस यही ध्यान रखो यहाँ पर अभी जितना पढ़ा रहे हैं बस वो पढ़ते जाओ आप तो। ये क्रोमोसोम, हाँ पॉलीटीनी के नीचे बना लेना यहाँ पर इसको शो करने के लिए कि भाई मतलब क्या है इसका, है ना बेटा। आगे बढ़ते हैं बेटा। कौन सी? टेपिटम, हाँ डिजेनरेट। फाइनली टेपिटम भी डिजेनरेट, पहले डिजेनरेट। टेपिटम अभी कितने काम करेगी भी देखना तू।
फंक्शन ऑफ टैपिटम अभी देखते हैं। हो गया, हाँ। जब शुरुआत में एंथर बनता है तो आपको 4 पोलन सेक इस तरह से दिख रहे हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया। और यहाँ बीच में जो टिश्यू होते हैं उनको स्टेराइल टिश्यू कहा जाता है बेटा। ये स्टेराइल टिश्यू है जो यहाँ दोनों के बीच में है। जब मैच्योरेशन की तरफ जाते हैं तो ये स्टेराइल टिश्यू भी डिजेनरेट हो जाते हैं और मैच्योर एंथर के अंदर आपको ये कुछ इस तरह से फ्यूज नजर आती है, ऐसे। ये पूरा मैच्योर एंथर के अंदर। और यहां पॉलन ग्रेन स्टोमियम के नजदीक आ चुके हैं। कुछ समझ पा रहे हैं आप? स्टोमियम के नजदीक, ये रहा स्टोमियम, यहां नजदीक आ चुके हैं। तो जब मैच्योर एंथर होता है, क्या उसमें 4 ही पॉलन सेक होंगे? कितने हो जाते हैं? कितनी वॉल लेयर? 2। वॉल लेयर भी 2 बचती है, तो पॉलन सेक भी 4 से 2 हो जाते हैं, क्योंकि पूरा पूरा वो बीच वाला टिश्यू खत्म और अब पॉलन ग्रेन यहाँ पहुंच चुके हैं। जैसे ही डाइसेंस होगा, ये यहाँ से निकल के बाहर चले जाएंगे। तो बच्चों, यहाँ पर ये भी आपको ध्यान रखना है कि जब मैच्योर एंथर होगा तो बीच के जो स्टेराइल टिश्यू होते हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं और पूरे पॉलन सेक आपस में, दोनों जो एक लोब वाले दोनों, वो आपस में मिल जाएंगे, दूसरे लोब वाले भी आपस में मिल जाएंगे, और इस तरह से डेहिसेंस में हेल्प हो रहा है, डेहिसेंस होगा। चलिए, तो मैंने आपसे कहा कि टैपिटम बहुत काम करती है। क्या क्या काम करती है टैपिटम? एक एक करके समझना शुरू कर देते हैं। फंक्शंस ऑफ टैपिटम। स्पोरोजेनस टिश्यू माइक्रोस्पोर मदर सेल और पॉलन मदर सेल में, जो कि डिप्लॉइड है, और मियोसिस करके क्या बनाएगा बेटा? माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर्स बनेंगे इससे, और ये माइक्रोस्पोर्स, प्लॉइडी बोलो रे, एन, अरे मियोसिस। माइक्रोस्पोर मदर सेल की प्लॉइडी बोलो, 2n। माइक्रोस्पोर, क्योंकि क्या हो गया? ठीक है, अब देखो, यहाँ पर डेवलपिंग माइक्रोस्पोर जो आगे चलकर यही तो पॉलन ग्रेन की तरह बिहेव करेंगे। डेवलपिंग माइक्रोस्पोर और पॉलन ग्रेन को पहला फंक्शन आता है, प्रोवाइड न्यूट्रिशन। एक बात यहां ध्यान रखना, टैपिटम को मैन न्यूट्रिटिव लेयर माना जाता है। ये वाला मैन है। तो बेटा यहां पर टैपिटम मैन न्यूट्रिटिव लेयर के नाम से पुकारी जाती है। सबसे ज्यादा जो न्यूट्रिशन दिया जा रहा है वो यहीं से दिया जा रहा है। आपने मिडिल लेयर से न्यूट्रिशन लिया तो दिया किसने?
टैपेटम ने तो दिया इनको, तो इसको मैन न्यूट्रिटिव लेयर के नाम से पुकारा जाएगा। दूसरा फंक्शन आता है secretes an enzyme and a hormone। कैलेस एंजाइम का सिक्रीशन करती है और ऑक्सीन हार्मोन का सिक्रीशन करती है। ऑक्सीन हार्मोन का सिक्रीशन करती है, कैलेस एंजाइम का सिक्रीशन करती है। ऑक्सीन में इंडोल एसिटिक एसिड, कैलेस लिखा है कैलोस नहीं, एंजाइम है ना बेटा, सेलुलेज एंजाइम, कैलेस एंजाइम। अब ध्यान दो इधर, स्पोरोजिनस टिश्यू की ये रही सेल, बोर्ड पे देखेंगे सब बच्चे, स्पोरोजिनस टिश्यू ये रही सेल। जब स्पोरोजिनस टिश्यू यहां पर माइक्रोस्पोर बनाने की तरफ जाते हैं, तो ये अपने ऊपर, पहले ये स्पोरोजिनस टिश्यू है, यहां स्पोरोजिनस टिश्यू की सेल है बेटा, ये अपने ऊपर कैलोस की लेयर सिक्रीट करने लग जाती है और पास वाली सेल से प्लाज्मोडेस्मेटा साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन ब्रेक हो जाते हैं। इसने यहां अपने ऊपर कैलोस लेयर बना ली है और कैलोस लेयर बनने के बाद अब इसे आप माइक्रोस्पोर मदर सेल के नाम से पुकारते हैं। कुछ इमेज बनी कि नहीं बनी? पहले तो आपने कॉमन क्या कहा था, लेकिन जैसे ही इसके ऊपर यहां पर कैलोस लेयर बन जाती है, तो अब इसको आप यहां पर माइक्रोस्पोर मदर सेल के नाम से पुकारेंगे। ये माइक्रोस्पोर की मम्मी तो माइक्रोस्पोर मदर सेल है। प्लॉइडी बोलो रे, क्या ये ही पॉलन ग्रेन बनाएगी? तो क्या मैं इसको पॉलन मदर सेल कह दूं बेटा? प्लॉइडी बोलो रे, एक ही बात है। कैलोस लेयर सिक्रीट हो गई और अब इसके अंदर यहां मियोसिस हो रहा है, मियोसिस हो रहा है। और जब मियोसिस होगा तो बच्चों यहां पर 4 माइक्रोस्पोर बन रहे हैं, 4 माइक्रोस्पोर बन रहे हैं साहब, ये देख लीजिए आप, 4 माइक्रोस्पोर। क्या बाहर की तरफ यहां कैलोस लेयर थी? अंदर भी इनमें कैलोस बनने लगता है, कैलोस कैलोस। ये अब ये चारों माइक्रोस्पोर क्या एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं? जुड़े हैं, देखो ना आप। तो अब काम शुरू किसका हुआ? कैलेस एंजाइम का। और कैलेस एंजाइम यहां पर इन माइक्रोस्पोर को, कैलेस एंजाइम कैलोस को हटा के वहां से उसको डीजनरेट करके ये इस माइक्रोस्पोर को यहां से अलग कर देगा। माइक्रोस्पोर यहां सीधे सीधे बना दूं कि यही शेप देना पड़ेगा भाई? आप चाहो तो पिज्जा वाली शेप दे देना। तो यहां पर ये माइक्रोस्पोर यहां पर अलग हो जाते हैं। तो आपको इसका फंक्शन समझ में आ गया भाई? माइक्रोस्पोर सेपरेट हो रहे हैं, किस एंजाइम का फंक्शन है? कैले। और ऑक्सीन का काम तो यार सेल डिवीजन को बढ़ाना है, तो यहाँ पर ये मियोसिस माइटोसिस में हेल्प करता है, तो ये हार्मोन का काम भी हो गया साहब। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आते हैं अभी इस पत्ते पे आते हैं, चलते चलिए। तीसरा फंक्शन आएगा सिक्रेशन ऑफ स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन सिक्रीट करती है टैपेटम।
स्पोरोपोलिनिन क्या होता है? स्पोरोपोलिनिन ये यहां पॉलीमर ऑफ कैरोटीनॉइड है बेटा। कैरोटीनॉइड्स तो पढ़े होंगे आपने, जो लिपिड नेचर के होते हैं, फैटी होते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल है, नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। दुनिया में कोई ऐसा एंजाइम, दुनिया में कोई ऐसा एसिड, कोई ऐसा एल्कलाई, कोई ऐसा यूवी, कोई ऐसा टेम्परेचर नहीं बना जो इसको तोड़ पाए। स्पोरोपोलिनिन बहुत जबरदस्त सब्सटेंस है बेटा। दुनिया में न कोई ऐसा एंजाइम, न एसिड, न एल्कलाई, न यूवी, न टेम्परेचर, कोई नहीं है। ये सब रेजिस्टेंस माना जाता है बेटा, सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस। हजारों साल तक अगर दबा रह गया तो भी बायोडिग्रेडेबल नहीं है। 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर ले जाओ तो भी नहीं टूटेगा। तो इसकी हस्ती को मिटाना बहुत मुश्किल है बेटा, नामुमकिन है दुनिया में। तो बाकी ऊपर वाला तो जो कर ही सकता है। अगर ऐसा है तो स्पोरोपोलिनिन की प्रेजेंस पॉलन ग्रेन के ऊपर, पॉलन ग्रेन की स्ट्रक्चर को अगर आप देखते हो बच्चों, तो पॉलन ग्रेन की स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो इसके पास 2 लेयर होती है, अंदर इंटाइन और बाहर एक्साइन। बहुत ही बढ़िया। यहां ओहो, बाहर वाली लेयर एक्साइन, अंदर वाली लेयर इंटाइन किसका बना होता है? पैक्टिन एंड सेलुलोज, पैक्टोसेलुलोज कहते हैं। और एक्साइन मोस्टली स्पोरोपोलिनिन, ओनली नहीं लिखना, मोस्टली या मेनली कहो, एक ही बात है। स्पोरोपोलिनिन, ठीक। लेकिन जिन जगह पर स्पोरोपोलिनिन नहीं होता, आप देखिए, या तो थिन लेयर होगी, देखो मैंने यहां थिन लेयर बना दी, या फिर एब्सेंट ही होगा, एब्सेंट ही होगा। उनको आप जर्म पोर के नाम से पुकारते हैं। ये वही पोर है जहां से पॉलन ट्यूब निकल के बाहर आएगी। जब पॉलिनेशन के बाद पॉलन ट्यूब निकल के आएगी तो जर्म पोर से निकल के बाहर आएगी। तो एक्साइन का बनना स्पोरोपोलिनिन से। इसका मतलब ये हुआ कि पॉलन ग्रेन के ऊपर स्पोरोपोलिनिन की कवरिंग है। तो ये स्पोरोपोलिनिन क्या भयंकर रेजिस्टेंस है। तो जब स्पोरोपोलिनिन अगर है तो हजारों साल तक भी अगर दबा रहा तो उससे वहां उसको फर्क नहीं पड़ा। कभी जब खुदाइयां होती है, जब सर्वे चलते हैं, तो वहां पर अगर पॉलन ग्रेन की प्रेजेंस मिली तो क्या इससे ये पता लग गया कि बहुत पहले वहां कभी प्लांट रहे होंगे, तो इसका मतलब वहां और खुदाई करके तेल के कुएं निकालें। सही बात है। स्पोरोपोलिनिन की प्रेजेंस मतलब कि पॉलन ग्रेन की प्रेजेंस इस बात को बताती है कि कभी यहाँ पर प्लांट्स रहे होंगे। और अगर ऐसा है तो वहां पर इस तरह के ऑयल के, इस तरह के मिलना, जो तेल के कुएं मिलना, बहुत मतलब प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि ऐसा यहाँ पर मिलेगा। और उसी प्रिडिक्शन से हम आगे बढ़ते हैं बेटा। तो स्पोरोपोलिनिन बहुत ही ज्यादा हाईली रेजिस्टेंट सब्सटेंस माना जाता है। ये आप सब बच्चों को क्लियर होना
ठीक है, स्पोरोपोलेनिन का सिक्रीशन कौन कर रहा है? टैपेटम कर रहा है। यहाँ स्पोरोपोलेनिन क्या पूरी तरह से कवर्ड है कि कहीं गैप है? और जहां गैप है उसे क्या कहेंगे? जर्म पोर कहेंगे। जर्म पोर से क्या बाहर आएगी? पॉलन ट्यूब निकल के बाहर आएगी, जो इन टाइम ग्रो करेगी। इन टाइम की ग्रोथ होगी, वो पॉलन ट्यूब बनाएगी बेटा। इन टाइम किसकी बनी होती है? पैक्टो। यहां पर कितने जर्म पोर दिख रहे हैं? 3। या तो जर्म पोर पे एक्साइन थिन लेयर होती है या एब्सेंट होती है। ये बोला है मैंने। कितने जर्म पोर हैं? 3 है यहाँ पर। और 3 जर्म पोर को हम 3 जर्म पोर अगर होते हैं तो उसको ट्राइकॉल्पेट कहा जाता है। कॉल्पेट का मतलब लेंस होता है बेटा। एक्चुअली जो जर्म पोर की शेप दिखती है वो मोस्टली इसी शेप में होती है, लेंस वाले। तो इसको ट्राइकॉल्पेट कहा है। और ट्राइकॉल्पेट का होना डाइकोट का फीचर है, क्योंकि मोनोकोट्स में सिंगल जर्म पोर होता है, तो उसको मोनोकॉल्पेट कहते हैं। अगर ऐसा है तो क्या जर्म पोर की प्रेजेंस टैक्सोनॉमी में, क्लासिफिकेशन में हेल्प करेगी? कौन से प्लांट में अगर जर्म पोर 3 दिख रहे हैं तो वो क्या होना चाहिए? अगर 1 दिख रहा है तो बस, तो ये टैक्सोनॉमिकल हेल्प भी कर रहा है आपको। कॉल्पेट से मतलब लेंस है, लेंस की शेप का ये होता है, इसलिए आपको इसकी तरह से कहना है बेटा। तो स्पोरोपोलेनिन का सिक्रेशन सब बच्चों को क्लियर हो गया। नेक्स्ट एक और फंक्शन मैं यहां पर बताऊं, और वो आ रहा है सिक्रेशन ऑफ यूबिश बॉडीज। यूबिश बॉडीज का सिक्रेशन भी टैपेटम कर रही है। अब क्या होती है भाई यूबिश बॉडीज? बच्चों इधर देखिएगा। सबसे पहले प्रोटीन के कण पार्टिकल, कण, सही है, प्रोटीन के क्या है? कण है, पार्टिकल्स है। जब ये होते हैं तो प्रोटीन के ये पार्टिकल्स, ये प्रोटीन है बच्चा, प्रोटीन पार्टिकल है इनफैक्ट। ये, इसे आप यहां प्रोयूबिश बॉडी के नाम से पुकारते हैं। किस नाम से पुकारेंगे? प्रोयूबिश बॉडी कहेंगे। और इसी प्रोटीन के ऊपर, प्रोटीन पार्टिकल के ऊपर, ये प्रोटीन का पार्टिकल है, इसके ऊपर यहां ये देखो स्पोरोपोलेनिन, 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 स्पोरोपोलेनिन। जब इस प्रोटीन के ऊपर जब स्पोरोपोलेनिन आके जमा हो जाता है, स्पोरोपोलेनिन आके जमा हो जाता है, तो अब इसको आप यहां पर यूबिश बॉडी के नाम से पुकारते हो। और बच्चों याद रखो, अभी अभी मैंने आपसे कहा था कि यहां पर एक्साइन जब बन रही है तो उस टाइम पर, एक्साइन के फॉर्मेशन के टाइम पर, लाखों करोड़ों यूबिश बॉडीज यहां आकर ऐसे 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 ऐसे, ऐसे जमने लग जाती है। किसके बाहर? इंटाइन के बाहर। लाखों करोड़ों यूबिश बॉडी एक्साइन की फॉर्म, एक्साइन फॉर्म कर रही है, मतलब इंटाइन के बाहर आके जमने लग जाती है। और उसकी वजह से ही क्या तैयार होती है? तो एक्साइन के अंदर स्पोरोपोलेनिन है ओनली, मैनली है, क्योंकि प्रोटीन भी तो है। अरे नहीं समझ पा रहे क्या? मैंने यहां पर इसका शेप ऐसे 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 बनाया, रैंडम शेप दिया है, क्योंकि वो कोई प्रॉपर मैनर में आके थोड़ी जमती है। यहाँ तो पार्टिकल्स जमते चले जाते हैं, लाखों करोड़ों यूबिश बॉडीज, और उसकी वजह से बाहर का शेप ऑर्नामेंटेड हो जाता है। यहाँ पर सजावट बन जाती है एक तरह की, ऑर्नामेंटेड का मतलब। तो यहाँ पर बेटा ये जो एक्साइन तैयार हो रही है, ये किससे तैयार हो रही है? और यूबिश बॉडीज में मेनली क्या होता है? अगर ऐसा है तो वही स्पोरोपोलेनिन तो आपको एक्साइन में दिख रहा है। सब बच्चों को क्लियर हो गई बात? तो पहले प्रोटीन के कण बनते हैं, वो प्रोटीन के कण क्या कहलाते हैं? प्रोयूबिश बॉडी। देखो देखो इधर, प्रोटीन पार्टिकल प्रोयूबिश, उनके ऊपर जब स्पोरोपोलेनिन जमा होता है तो यूबिश बॉडी बन जाती। और वही यूबिश बॉडीज आगे चलकर, यूबिश बॉडीज आगे चलकर किसका फॉर्मेशन करती है? एक्साइन। इसलिए बेटा मेनली लिखा था, क्योंकि उसके अंदर प्रोटीन भी होता है, क्योंकि यूबिश बॉडीज ही तो एक्साइन बना रही है।
ठीक बात। आखिरी आखिरी फंक्शन आता है और वो है पॉलन किट। पॉलन किट सिक्रेशन। यहां पर पॉलन किट भी अगर देखें तो ये रहा पॉलन ग्रेन। जल्दी बन जाओ पॉलन ग्रेन, बच्चों के पास टाइम कम है। कम है बेटा, बहुत है। अरे क्लास का टाइम बेटा, क्या सोच रहे हैं आप? अत्यंत घातक हो गए हैं आप लोग। अरे मिट जा रहे, हाँ। ये लो साहब, ये पॉलन किट एक्साइन के बाहर। पॉलन किट ऑयली होता है, स्टिकी होता है, ठीक है बेटा। ये भी कैरोटिनॉइड से बना होता है और यहां येलो कलर्ड होता है और ये उन फ्लावर में मिलता है जो इंसेक्ट पॉलिनेटिंग होते हैं। इंसेक्ट पॉलिनेटिंग पॉलन ग्रेन्स में पॉलन किट देखने को मिलेगा। तो 5 फंक्शन हो गए साहब टेपिटम के, कहा था ना मैंने बहुत काम करेगी ये। तो यहां पर क्या क्या 5 फंक्शन है जरा बताओ। पहला, दूसरा, और क्या है बेटा? और क्या है बेटा? और क्या है? पॉलन। ये है 5 फंक्शन है यहाँ पर, सही है। तो टेपिटम के पास में नंबर ऑफ न्यूक्लियस एक है कि ज्यादा? टेपिटम के पास में क्रोमोसोम के नंबर डिप्लॉइड है कि पॉलीप्लॉइड? हर एक क्रोमोसोम में क्रोमेटिड का नंबर वही 2 है कि ज्यादा है? कहा था ना मैंने, बहुत काम करना है इसे। तो यहाँ पर ये प्रोवाइड न्यूट्रिशन, मैन न्यूट्रिटिव लेयर माने जाती है, एंजाइम हार्मोन सिक्रीट करती है। बच्चों यहाँ पर ये तो हो गया था पता, आराम से नोट करो, कोई जल्दी नहीं है। बाहर कोई आया है? तो फॉर्म दे दो, आप सबमिट करवा दे, कर देना, फिर फिल करके दे दो, कर दिए हैं बेटा। ये आपके डेटा के लिए जरूरी है, चीजों को पॉजिटिव लिया करो। है ये काहे की फॉर्म है? देखें, आपका हॉस्टल, आपका पीजी, आपका फ्लैट नेम। अरे एक और दे देना यार, क्या 4 बातें तो लिखनी है। आज का लेक्चर, हाँ, नहीं आता रिकॉर्डिंग? 24 घंटे बाद आता है। 24 घंटे बाद भी नहीं आता? आता है, कभी आता है कभी नहीं आता। भाई आज जो हमने पढ़ा, समझाने के लिए ये चीजें इस तरह से हमें पढ़ना जरूरी है समझने के लिए। या फिर आप कहो तो मैं डायरेक्ट बताता हुआ निकल जाऊं कि ये ऐसे करता है, ये ऐसे करता। लेकिन कल के लेक्चर में, कल आएगा जो, आखिरी के 5 मिनट ऐसे रखूंगा जिसमें रैंडम किसी से भी जो पहले 2 लेक्चर है उसके क्वेश्चन पूछूंगा।
जो पढ़ा दिया बस पढ़ा दिया। हाँ जी बेटा। हाँ, माइक्रोस्पोर जो मियोसिस से बने हैं उसको आप कहेंगे, जो इंटाइन, लेकिन उसके ऊपर जब एक्साइन आ जाएगी तो फिर उसको पॉलन ग्रेन के नाम से पुकारेंगे एक्साइन आने के बाद। वैसे दोनों को सिनोनिमस भी यूज कर सकते हो आप, माइक्रोस्पोर ही पॉलन ग्रेन है, लेकिन आपको समझने के लिए ध्यान रखना है कि अगर मैं कहूं तो जो पहली बार माइक्रोस्पोर बना वो तो माइक्रोस्पोर है, लेकिन जब उस पर एक्साइन कवर हो जाएगी तो वो पॉलन ग्रेन। अभी नहीं हुआ। कैलोस तो सब्सटेंस है, कैलेस एंजाइम है। जी बिल्कुल बेटा, आगे बढ़ जाओ। अब आराम से लड़ाई झगड़ा मत करना, स्लाइड चेंज कर लेना, या फिर फोटो ले लो, मैं इसको बदल देता हूँ। हाँ, ये ऐसे करो, फोटो ले लीजिए बेटा। हाँ हाँ, सभी बच्चों को, सभी बच्चे तैयार हो जाएं फोटोग्राफ के लिए इधर। हाँ, नहीं नहीं, आप पहले इसका लीजिए, ज्यादा जरूरी है, मैं बाद में आ जाऊंगा जब आपका सिलेक्शन होगा तो आपके साथ। अगली स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड पे चल रहे हैं बेटा हम। नेक्स्ट स्लाइड हो गया इसका फोटो, बहुत बढ़िया, गजब हो गया, फोटोग्राफी में एक्सपर्ट हैं आप लोग। चलिए बेटा, थैंक यू। यही आखिरी पत्ता था।